स्वागत है दोस्तों जीआईसी लेक्चरर के रिवीजन सीरीज में। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का सवाल ऐसा है दोस्तों, 3 सवाल हम लोग पास है। आज मराठा की बात करेंगे। तो जो मराठा साम्राज्य था उसके उत्थान और पतन के साथ उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अगर आपको स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा, बाकी आप अपना रिवाइज करते रहिए। हम लोग जो मुख्य रूप से सिलेबस के अनुसार जितनी बातें हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग 30 दिन में खत्म कर लेंगे। तो मराठा जो साम्राज्य था दोस्तों, वो तो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर, बड़े हिस्से पर यह फैला हुआ एक साम्राज्य था। और इसकी नीति जो नींव थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रखी थी। तो इनके उत्थान का क्या कारण था कि भाई मराठाओं का उत्थान हुआ? तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि एक तो नेतृत्व मिला। किसका नेतृत्व? ये शिवाजी महाराज का नेतृत्व मिलता है, और जो कि एक महान सैन्य रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता रहे। इनके वजह से बहुत बड़ा रीजन ये रहा है। दूसरा रीजन ये क्या रहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद मुगल काल का डाउनफॉल चालू हो जाता है। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है, जिससे भी इनको फायदा मिला। तीसरी बात होती है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में, क्योंकि ये देखो पश्चिमी घाट के साइड में थे, सह्याद्री पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उसमें, तो मराठाओं को छापामार युद्ध में निपुण बना दिया। तो छापामार युद्ध बाकी लोग कर नहीं पाते थे, क्योंकि इसके लिए पहाड़ों पर रहना और वहीं उनका जीवन बीता था। तो इस तरीके से ये गुरिल्ला वारफेयर में एकदम बहुत आगे थे बाकी सब की वजह से, इसलिए इनकी जो पोजीशन थी काफी अच्छी थी। चौथी बात यह होगी कि धार्मिक और सांस्कृतिक जागृति मिली, यानी भक्ति आंदोलन जो संत तुकाराम जैसे थे, और तुकाराम रामदास, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मराठों में एकता की भावना भर दी कि नहीं, हम लोगों में एकता होनी चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। पांचवी बात यह थी कि जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने एक अष्टप्रधान बनाया था, अष्टप्रधान परिषद बनाई थी। ठीक है। और इस अष्टप्रधान परिषद ने कुशल राजस्व प्रणाली लागू की, जिसको क्या बोलते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। ये मराठों का कर लेने का तरीका था। अभी आगे बात करेंगे इसमें। तो जो शिवाजी ने बनाए 8 मंत्री, उन्होंने शिवाजी के प्रशासन को व्यवस्थित करने में बहुत मदद की, जिसमें पेशवा होते थे, यानी प्रधानमंत्री जिसको बोलते थे, अमात्य होते थे, सचिव थे, मंत्री थे, सुमंत जिनको दाबीर भी बोलते थे, सेनापति सेना का प्रमुख था, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 होते थे। ठीक है। तो इस तरीके से मराठा साम्राज्य मजबूत हुआ। अगर क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो 1627 या कहीं कहीं 1630 में मानते हैं कि इनका जन्म होता है। किसका? शिवाजी महाराज का जन्म होता है। कहाँ होता है? ये शिवनेर के किले में होता है। शिवनेरी के किले में कई बार सवाल आ जाता है अलग से भी। अब और फैक्ट्स देखेंगे, थोड़ा सीरियल वाइज देख लेंगे। 1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध होता है। प्रतापगढ़ यूपी वाला नहीं है। और वहां अफजल खां को युद्ध मतलब मार देते हैं। अफजल खान वाली कहानी जानते ही हैं, बाघ नख से जो मारते हैं। और इसके बाद मराठा शक्ति की धाक जम जाती है, मजबूती आ जाती है। फिर 1665 की बात आती है कि फेमस पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होती है? जय सिंह के बीच होती है। जय सिंह किसकी तरफ से था? मुगलों की तरफ से। और शिवाजी के बीच कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि 1665 में। इसके बाद 1674 की बात आती है दोस्तों। 1674 में राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है और कहाँ होता है? रायगढ़ में। इसकी राजधानी भी यही बनाते हैं और छत्रपति की उपाधि लेते हैं, छत्रपति की उपाधि लेते हैं। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है और मराठा साम्राज्य के प्रथम चरण का अंत हो जाता है। इसके बाद भी जो चल रहा था, अब इसके बाद की बात करें तो जब 1681 से 1689, 1681 टू 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज, संभाजी महाराज
और मुगलों के खिलाफ इन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया था और बलिदान भी दिया था। वहीं 1713 की बात आती है, बीच बीच में आ रहे हैं जो मेन मेन हैं जहां से सवाल बनते हैं। जो बालाजी विश्वनाथ थे, ये प्रथम पेशवा बनते हैं। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बनते हैं और पेशवा की शुरुआत होती है यहीं से 1713 से। और ये साहू जी महाराज नियुक्त करते हैं, साहू जी महाराज इसको नियुक्त करते हैं। अब सबसे फेमस हम लोग कहानी और मूवी में भी देखे हैं, 1720 से 1740 के बीच में आते हैं बाजीराव प्रथम, वही मस्तानी वाले बाजीराव प्रथम आते हैं, और जिनको लड़ाकू पेशवा भी बोला जाता है, लड़ाकू पेशवा भी बोला जाता है। उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार किया था उन्होंने। ठीक। अब 1761 की बात आती है और वहां पे पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तीसरा युद्ध पानीपत का होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया। तो मराठा हार गए, जिससे गहरा धक्का लगा और शक्ति कमजोर हुई। और इसके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो भी कमजोर रहे। अंततः 1818 में आते आते तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है, उसमें पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे उनकी हार हो जाती है। लास्ट में क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनकी हार हो जाती है और साम्राज्य का पूर्ण पतन हो जाता है, अंग्रेजी शासन में मिल जाता है। ठीक है, तो पतन का कारण समझ गए कि कमजोर उत्तराधिकारी रहे हैं। आंतरिक कलह भी बढ़ गई थी दोस्तों। आंतरिक कलह किसमें, जो मराठा संघ था वो बट गया था कई पार्ट में, जिसको बोलते थे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले। तो ये इसमें बट गए थे और ये आपस में लड़ रहे थे। ये भी आंतरिक कलह बन गया और इसका भी रीजन था मराठा साम्राज्य के कोलैप्स करने का। इसके अलावा सैन्य तकनीकी की कमी थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपखाने थे। आधुनिक सेना के सामने पुरानी पद्धति जो थी विफल रही है। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1761 में, तृतीय युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की श्रेष्ठता और आर्थिक संसाधनों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। और अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो नीति थी वो सफल हो गई और यहाँ पे वो लोग कामयाब हो गए थे। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रश्न बनता है दोस्तों कि अष्ट प्रधान किसके प्रशासन का हिस्सा था, तो वो छत्रपति शिवाजी के प्रशासन का हिस्सा था। चौथ और सरदेशमुखी जो थे वो क्या थे, तो वो मराठों द्वारा पड़ोसी से लिए गए, यानी पड़ोसी राज्यों से वसूले गए टैक्स थे। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया 1761 में। मराठा मराठा कौन था इस समय सदाशिव राव भाऊ वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो ये पानीपत का युद्ध तीसरा युद्ध लड़ा गया। और किस पेशवा को हिंदू पद पातशाही का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये बाजीराव प्रथम को दिया जाता है। और इसमें एक बात और कि गनीमी कावा की बात आती है। गनीमी कावा ये कुछ नहीं दोस्तों, शिवाजी महाराज की जो युद्ध नीति थी वही छापामार युद्ध नीति को ही गनीमी कावा बोला जाता है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों का पहला सवाल कंप्लीट होता है। दूसरे पे चलते हैं। सेकंड है मुस्लिम सुधार आंदोलन से लिया गया सवाल है दोस्तों, आपके सिलेबस में भी है। और भारत में मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आपको पढ़ के जाना है, जिसमें बहावी और अलीगढ़ आंदोलन प्रमुख रूप से दिया गया है। तो शुरुआत से हम लोग समझते हैं थोड़ा कि 19th एंड 19वीं 20वीं शताब्दी में ये बात हो रही है कि मुस्लिम सुधार आंदोलनों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो कौन से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक तो रिवाइवलिस्ट थे। ये रिवाइवलिस्ट कौन थे दोस्तों, ये थे पुनरुद्धारवादी, यानी कोई चीज नई नहीं बनानी है, नई एक्सेप्ट नहीं करनी है, पुनरुद्धार करना, उद्धार नहीं करना, पुनरुद्धार, यानी पहले जो चीजें थी उसी का उद्धार करना है। यानी इस्लाम में जो प्रॉब्लम आ गई थी, जो कमियां त्रुटियां थी, उनको शुद्ध करना था, यानी शुद्धता को वापस लाने का केंद्र था। ये पुनरुद्धारवादी मानते हैं। तो ये कौन कौन से थे, जैसे बहावी आंदोलन जो था, देवबंदी जो था,
ये कौन थे? रिवाइवलिस्ट थे, पुनरुद्धारवादी थे। और दूसरा एक सुधारवादी थे। सुधारवादी कौन है दोस्तों? रिफॉर्मरिस्ट, रिफॉर्मिस्ट। और ये क्या करते थे? इनका मानना था कि जो आधुनिक शिक्षा है, ठीक है, मॉडर्न शिक्षा है, और पश्चिमी उदारवाद के साथ इस्लाम का समन्वय करते हैं, कि पश्चिमी शिक्षा को भी और जो पश्चिमी उदारवाद है, आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को, जैसे अलीगढ़ और अहमदिया आंदोलन, ये कौन से थे? ये चाहते थे कि मॉडर्न शिक्षा भी आए, इंग्लिश भी लोग सीखें, और पश्चिमी जो उदारवाद है वो भी आए, और इस्लाम में समन्वय करके उनको आगे बढ़ा जाए। ठीक। अब इसमें देख रहे हैं कि बहावी आंदोलन पहला कौन सा? रिवाइवलिस्ट है। कौन सा? पुनरुद्धारवादी है। कौन? ये बहावी आंदोलन है। तो इसमें हम देखेंगे बहावी आंदोलन में क्या था, कि इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो हम इधर ही लिख दें, हाँ इधर लिख दे रहे हैं। तो बहावी आंदोलन, ठीक है, बहावी आंदोलन की बात होगी तो इसमें यह होगा कि संस्थापक एक थे शाह वली उल्लाह, ठीक है, शाह वली उल्लाह प्रेरणा स्रोत थे। और इनके जो फेमस नेता थे सर सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है, मुख्य नेता के तौर पे सैयद अहमद बरेलवी रहे। इस बहावी आंदोलन का जो उद्देश्य था दोस्तों, ये उद्देश्य था कि इस्लाम में जो आई कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करना है, और भारत एक ऐसा देश है जो काफिरों का देश मानते थे, यानी जो हिंदू नहीं है, वहां पे दारुल हरब यानी काफिरों का देश बोला जाता है। अब इनका मानना था कि भारत को बदलकर दार उल इस्लाम में बदलना है। दार उल इस्लाम यानी इस्लाम का राष्ट्र बनाना है। अगर प्रमुख केंद्र की बात करें बहावी आंदोलन की, तो केंद्र में दोस्तों पटना मुख्य केंद्र था। पटना मुख्य केंद्र था। इसके अलावा हैदराबाद हैदराबाद रहा है, मद्रास रहा है, और बंगाल रहा है। तो इस तरीके से ये केंद्र रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से पटना केंद्र रहा है बहावी आंदोलन का। संघर्ष की बात करेंगे तो पहले ये सिखों के विरुद्ध था। बालाकोट युद्ध होता है 1831 में। बालाकोट युद्ध के बाद, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, और सशस्त्र विद्रोह हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी तरीके से। इस तरीके से बहावी आंदोलन हमने पढ़ लिया। अगर फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो अंग्रेजों ने बहावी आंदोलन को कुचलने के लिए 1860 के दशक में राजद्रोह सेडिशन लॉ का कड़ा प्रयोग किया था। ठीक। अब आते हैं अलीगढ़ आंदोलन पे। अलीगढ़ आंदोलन क्या है दोस्तों, इसको हम लोग इधर देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे उसके एग्जाम को लेके। तो इसके जो प्रवर्तक थे दोस्तों सर सैयद अहमद खान थे। देखो नाम में बहुत ज्यादा अंतर ना आने की वजह से कंफ्यूजन होती है। सर सैयद अहमद खान, ऊपर क्या हमने देखा है, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान थे। और इसके दर्शन की अगर बात करेंगे दोस्तों, इस दर्शन में कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या आधुनिक विज्ञान और तर्क के आधार पर, जो कुरान की जो शिक्षा दी जाएगी वो दी जाएगी आधुनिक विज्ञान और तर्क के आधार पर दी जाएगी, इनका मानना था। यानी ये कौन से थे? रिवाइवलिस्ट नहीं थे, जबकि सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट थे। ठीक। अलीगढ़ आंदोलन, और इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने 1875 की बात है, वहां पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अब आगे चलता है 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है। और सर सैयद अहमद खान साहब की एक पत्रिका भी थी, तहजीब उल अखलाक,
इसका अर्थ होता है दोस्तों सभ्यता और नैतिकता। ये इनकी पत्रिका का नाम था। दृष्टिकोण ये था इनका कि पीर मुरीदी जो प्रथा थी उसका, यानी जो पीर मुरीदी होता है, शिष्य और शिष्य गुरु की परंपरा थी, उसको विरोध करना था और मुस्लिम समाज में आधुनिक जो शिक्षा है उसको, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो इस तरीके से ये अलीगढ़ आंदोलन कौन सा था? सुधारवादी था। बहावी आंदोलन कौन था? रिवाइवलिस्ट, पुनरुद्धारवादी था। इसके अलावा जो दो तीन उदाहरण आते हैं उनको अगर देखें हम, तो एक तो देवबंदी आंदोलन हम लोगों ने देखा। तो देवबंदी के साथ एक सवाल अक्सर आता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसमें आता है कि मोहम्मद कासिम ननौतवी, ननौतवी, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी आते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और कुरान की शुद्ध प्रचार किया। वहीं फिर अहमदिया आंदोलन की बात होती है। अहमदिया आंदोलन, ठीक है, अहमदिया आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद आते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद, किसमें? अहमदिया आंदोलन में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि उदारवादी सिद्धांत और सभी धर्म की एकता पर बल देते हैं। वहीं फरायजी आंदोलन किससे है? फरायजी, फरायजी आंदोलन जुड़ा हुआ है हाजी शरीयतुल्लाह से, ठीक है। और तय्यूनी आंदोलन कौन सा है? तय्यूनी आंदोलन एक है करामाती, करामती कह सकते हैं, करामती अली जौनपुरी से तय्यूनी आक्रमण जो तय्यूनी आंदोलन जुड़ा हुआ है। तो देवबंदी किससे जुड़ा है दोस्तों? मोहम्मद कासिम ननौतवी से। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद से। फरायजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह से। तय्यूनी आंदोलन करामत अली जौनपुरी से, ठीक है। अगर इसके कुछ सवाल की बात करें तो सैयद अहमद खान के योगदान में 1864 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया है दोस्तों, कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, याद कर लीजिए, रट लीजिए। बालाकोट का युद्ध कब होता है? तो 1831 में बालाकोट का युद्ध होता है और सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो जाती है इसमें, बालाकोट में। एक शिबली नुमानी का नाम आता है दोस्तों, नदवतुल उलमा की स्थापना करते हैं और देवबंद और अलीगढ़ के मार्ग मतलब दोनों के बीच में पड़ता है। और शिबली नुमानी शिबली नेशनल कॉलेज स्कूल का एक अलीगढ़ में भी है उनके नाम पे, काफी बड़े विद्वान थे। और कौन सा आंदोलन पूर्णतः कुरान की शिक्षाओं पर आधारित था? तो पश्चिमी प्रभाव का जिसका विरोध किया, तो ये देवबंदी था। क्योंकि देवबंदी कौन सा था? ये देखो, बहावी और देवबंदी आते हैं, रिवाइवलिस्ट में पुनरुद्धार करते हैं और नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसे मुस्लिम पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगर निष्कर्ष और प्रभाव की बात करेंगे तो इन आंदोलनों ने मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति चेतना जगाई और मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ, जैसे आगे चलकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। लेकिन धार्मिक कट्टरता बनाम आधुनिकता की बहस जो शुरू हुई, इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को स्थायी रूप से बदल दिया था दोस्तों इसने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काफी अच्छे तरीके से समाप्त होता है। अब लास्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों। आज शुंग वंश कण्व वंश की बात हो रही है और शुंग और कण्व वंश को आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके जो शासक हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी के तौर पर क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, इस पे बात करते हैं, जिसमें शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी की बात करेंगे। तो जो दोस्तों प्राचीन भारत की बात है, जब शुंग वंश की बात आती है तो शुंग वंश में इसके समय काल की पहली बात करते हैं, ठीक है। तो शुंग और कण्व वंश तो 185 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहता है, लेकिन 185 ईसा पूर्व और ये कब लास्ट रहता है? 28 ईसा पूर्व,
इनके बीच में ही ये दोनों वंश रहते हैं। पहले शुंग वंश आता है, उसके बाद कण्व वंश आता है। ठीक है, अब शुंग डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि ये कब से कब तक था, तो 185 BC टू 73 BC, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के बीच में था। और शुंग वंश की जो स्थापना होती है मौर्यों के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा होती है। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मौर्यों के सेनापति थे और मौर्यों के अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ, इनकी हत्या करते हैं और शुंग वंश की नींव डालते हैं। ये कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। अपनी राजधानी के तौर पे राजधानी कौन बनाते हैं, ये राजधानी पहले दोस्तों बनाते हैं फर्स्ट ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, प्रथम, और उसके बाद दूसरी राजधानी वो विदिशा को बनाते हैं। सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं इसको, सांस्कृतिक राजधानी थी। कट्टर ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार यानी वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की बात, वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, अश्वमेध यज्ञ, जिनका संचालन कौन किया था, कौन करवाया था, पतंजलि ने। पतंजलि इनका पुरोहित था, ठीक है, जिसने कौन से ग्रंथ लिखे, आपको बताएं, योग से संबंधित है। पतंजलि ने क्या लिखा था अभी बताते हैं। तो व्याकरणविद थे पतंजलि। और विदेशी आक्रमणों की बात होती है तो शुंगों ने यवन आक्रमणकारी जिसमें मिनांडर को पराजित किया था। तो मिनांडर को कौन पराजित किया था, शुंगों ने, मिनेंडर या मिनांडर, ठीक है। कला और संस्कृति की बात करेंगे दोस्तों तो भरहुत का जो स्तूप है उसका निर्माण या पुनरुद्धार या निर्माण करते हैं। भरहुत स्तूप कब बना, ये भरहुत स्तूप शुंगों द्वारा। तो सांची स्तूप की रेलिंग भी बनाई, सांची स्तूप की रेलिंग भी बनाते हैं, क्योंकि सांची स्तूप पहले ईंटों से बना था, उसको पत्थरों से फिर रेलिंग से बनाते हैं। पहले लकड़ी का नहीं, ईंटों का था। मनुस्मृति बात की करता है कि माना जाता है कि मनुस्मृति की जो वर्तमान स्वरूप है ना, इसी काल यानी शुंग काल में लिखा गया था। अब कण्व वंश की बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी बात कर लेंगे इसमें। चलो अच्छा, शुंग वंश की पूरी बात कर लें तो इसमें देखो, इनके बाद इनका पुत्र बनता है अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र होता है और इसका शासन 149 टू 141 BC होता है, ठीक है। और कालिदास का जो नाटक लिखा गया था मालविकाग्निमित्रम, उनमें जो हीरो था वो अग्निमित्र को ही लिया गया था, ठीक है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है जो कालिदास के नाटक है अब मालविकाग्निमित्रम। और हेलियोडोरस का आगमन होता है दोस्तों 110 BC में। 101 BC में क्या होता है, हेलियोडोरस आता है और विदिशा में उसने गरुड़ स्तंभ बनवाया और भागवत धर्म का प्रमाण है गरुड़ स्तंभ 110 BC में, ठीक है। अब थोड़ा सा कण्व वंश की बात करते हैं। अब कण्व वंश में दोस्तों ये 73 ईसा पूर्व यानी BC से 28 BC तक बहुत कम समय तक रहता है ये, और ये भी वैसे ही स्थापित होता है जैसे शुंग वंश हुआ था। ये शुंग वंश के अंतिम जो शासक रहे हैं कौन था, देवभूति। देवभूत की हत्या करके कौन सा इसका मंत्री था, वो था वासुदेव या वसुदेव कण्व। वसुदेव कण्व इसकी स्थापना करता है, नींव रखता है। ये छोटा सा काल था इसका, और इसके बाद मगध, इसका जो शासन काल था मगध तक सीमित रहा था। वासुदेव कण्व और अंतिम शासक अगर कण्व वंश की बात करेंगे तो सुशर्मन था अंतिम शासक। महत्व इनका इसलिए है क्योंकि उन्होंने शुंगों की ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी और प्रशासन व्यवस्था को जारी रखा था। और पतन कण्व वंश का जो अंतिम अंत था वो सातवाहन वंश के राजा जो थे सिमुक था, सातवाहन वंश का संस्थापक। इसने सुशर्मन की हत्या कर दी थी और उसके बाद सातवाहन वंश फला फूला था। तो 73 ईस्वी में कौन, कण्व वंश आ जाता है। और इसके बाद जो लास्ट की है ये सुशर्मन आ जाता है।
अब दोस्तों थोड़ा सा और बात करें इनके परीक्षा उपयोगी जो हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल नहीं जाना है, फर्स्ट और लास्ट ही याद करें रहेंगे तो काम हो जाएगा। तो किस शासक ने सांची स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग बनवाई थी? तो पुष्यमित्र शुंग था। और मालविका अग्निमित्रम नाटक का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो यह राजा अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का पुत्र था और मालविका की प्रेम कहानी है, साथ साथ शुंग यवन संघर्ष पर प्रकाश डालता है। विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है किसने बनवाया था? यह धर्म से संबंधित है, हेलियोडोरस से। और राजदूत था वह भागवत वैष्णव धर्म से था। शुंग और कर्ण राजवंशों के बाद दक्षिण और मध्य भारत में कौन सी शक्ति उभरी थी? वो थी सातवाहन राजवंश। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कि शुंग वंश का जो प्रभाव था उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध और दक्षिण में नर्मदा नदी तक था। ठीक। और पाटलिपुत्र विदिशा इस काल के दो प्रमुख राजनीतिक व्यापारिक केंद्र थे, जानते हैं। अगर लास्ट में बात करें तो शुंग और कर्ण ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया और मौर्योत्तर काल में हिंदू धर्म एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करके करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। और इस तरीके से ये वैदिक प्रतिक्रिया, वैदिक रिएक्शन के रूप में भी जाना जाता है शुंग वंश और कण्व वंश। इस तरीके से हम लोगों का आज वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, सुबह 6 बजे रेगुलर। ओके।